ओके बच्चों, चलो ध्यान दो। लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? लेखांकन अनुपात पढ़ रहे थे, चालू अनुपात यानी तरलता अनुपात कंप्लीट कर चुके थे। इसके पश्चात हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर लिया था? शोधन क्षमता अनुपात कंप्लीट कर लिया था। आज बारी क्रियाशीलता अनुपात। व्यापार कितना क्रियाशील है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है? तो बेटा क्रियाशीलता अनुपात में बहुत सारे आवर्त निकालते हैं, बस सीखते जाइए और अपना काम करते जाएंगे अपन, ठीक है? सबसे पहला होता है स्टॉक आवर्त अनुपात, ठीक है? क्या होता है स्टॉक, या फिर इसको बोलते हैं स्कंद आवर्त अनुपात। आवर्त का मतलब होता है पैसे का आना, कितना पैसा आपके पास आ रहा है, कितना स्टॉक खरीदोगे। जितना ज्यादा स्टॉक खरीदोगे उतना आपका व्यापार क्या रहेगा, प्रगति करेगा, ठीक? तो अपन बात करेंगे पहले स्टॉक आवर्त अनुपात। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? स्टॉक आवर्त अनुपात का फॉर्मूला होता है स्कंद आवर्त अनुपात बराबर फॉर्मूला हो जाएगा इसका बेचे गए माल की लागत बटे औसत स्टॉक। बेचे गए माल की लागत बटे क्या लिखेंगे? औसत स्कंद लिखेंगे, ठीक है? सवाल उठता है सर ये स्कंद कैसे लिख लेगा, औसत स्कंद? तो बड़ा सिंपल है, औसत स्कंद कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा आप सभी। देखिए आप क्या कर दीजिए, व्यापार में जो आपके पास प्रारंभिक स्कंद पड़ा होगा ना उसको ले लेना और प्लस कर देना उसमें व्यापार में अंतिम स्कंद। क्या कर दोगे? प्लस अंतिम स्कंद कर दोगे, ठीक है? और डिवाइड बाय कर देना क्या? 2, ठीक? डिवाइड बाय क्या कर दोगे? 2। तो जब डिवाइड बाय 2 कर दोगे औसत स्कंद आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में ना प्रारंभिक स्कंद अपन को नहीं दिया होता है। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में प्रारंभिक स्कंद नहीं दिया होता है। सिर्फ अगर मान लीजिए क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो और वहां पे सिर्फ अंतिम स्कंद दिया है, अगर क्वेश्चन में क्या दिया है? अंतिम स्कंद, तो कभी कभी आप अंतिम स्कंद को ही फिर क्या मान के चलते हैं? औसत स्कंद अपन क्या करके चलते हैं? मानकर चलते हैं। आया बात समझ में कि नहीं आया? अब आप बोलोगे सर अगर ऐसा हो कि प्रारंभिक स्कंद दिया परंतु अंतिम स्कंद नहीं दिया तब क्या करेंगे सर? तब बेटा आपको अंतिम स्कंद निकालना पड़ता है, परंतु आपके साथ ऐसा सिचुएशन नहीं आएगा। ये सब कॉलेज में होता है, आप लोग के साथ नहीं होगा, ठीक है? और ये भी शायद ही हो, अंतिम स्कंद की भी कहानी शायद ही हो। क्लियर है आप सभी को? ठीक। अब सवाल उठता है कि सर ये बेचे गए माल की लागत का मतलब क्या होता है? तो देखिए बेचे गए माल की लागत मैंने 11th में भी आपको पढ़ाया था। बेचे गए माल की लागत का मतलब क्या होता है? साल भर के दौरान आप जितने रुपए का माल को सेल करते हो, जितने रुपए का माल को आप बेचते हो, तो उसकी लागत क्या थी। जैसे मान लीजिए आपने साल भर में 5 लाख रुपए का माल बेचा, तो ये जो 5 लाख का माल आप बेचो बोल रहे हो, तो भाई 5 लाख का माल बेचो उसमें लाभ भी शामिल रहा होगा, तो लाभ को हटा दो। तो मान लीजिए 5 लाख का माल था लेकिन उसमें आपको लाभ हुआ है मान लीजिए 1 लाख रुपए, तो बताइए कितने लागत का माल आपने बेचा? 4 लाख। तो जितने रुपए की लागत का आपने माल साल भर में बेचा उसको बोलते हैं बेचे का माल की लागत। तो कैसे निकाला जाता है? तो बड़ा सिंपल है, जैसे कि आपको बताया गया, शुद्ध विक्रय में से, मतलब कुल विक्रय जो रहेगा आपके व्यापार का, उस कुल विक्रय में से, मतलब विक्रय में से, शुद्ध विक्रय मेरे कहने का मतलब है कि विक्रय अगर दिया है तो उसमें अगर विक्रय वापसी तो घटा देना। तो शुद्ध विक्रय में से आप क्या करिएगा, शुद्ध विक्रय में से आप क्या कर दीजिए? सकल लाभ को घटा दीजिए। क्या घटा दीजिए? सकल लाभ को अलग कर दीजिए, जैसा कि अभी आपने किया। 5 लाख में से 1 लाख अलग कर दिया, तो निकाल दीजिए। तो क्या निकल आएगा? बेचे का माल की लागत क्या हो जाएगा? निकल आएगा। तो ये होता है। क्लियर? समझ में आ गया? या कई बार आप इसके जगह और एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या फिर बेचे गए माल की लागत है, इसको कंठस्थ कर लीजिए, बार बार काम आएगा। तो फॉर्मूला होता है बेचे गए माल की लागत बराबर प्रारंभिक स्कंद प्लस क्रय, प्लस क्या लिखेंगे? क्रय। कभी भी याद रखना, जब भी मैं क्रय बोलूं या विक्रय बोलूं तो आपके दिमाग में क्या आएगा? क्रय। अगर क्रय वापसी होगा तो घटा लेना भैया। जैसे मैं बोलूं साल भर के दौरान आपने 1 लाख का माल खरीदा, कितने का माल खरीदा? साल भर के दौरान आपने 10,000 का माल वापस किया, कितने का माल खरीदा? 90,000। बस असली क्रय 90 है ना, 90, यानी क्रय वापसी घटा देना। वैसी विक्रय वापसी में भी प्लस प्रत्यक्ष व्यय। अब आप बोलोगे सारे प्रत्यक्ष व्यय क्या क्या होता है? तो बेटा मजदूरी और किसी प्रकार का भाड़ा, ये दोनों प्रत्यक्ष व्यय होता है, ठीक है? प्रस्तुरी माइनस कर देना अंतिम स्कंद। तो जब सॉल्व करोगे तो जो आंसर आएगा तुम्हारा क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा क्या? बेचे गए माल की लागत। इतनी सी बात और कुछ नहीं है। तो फॉर्मूला क्या होगा? बोलो स्कंद आवर्त अनुपात, जल्दी बोलो। बेचे गए माल की लागत बटे औसत स्कंद। औसत स्कंद कैसे निकालोगे? कर देंगे। और कई बार ऐसा होगा कि अगर अंतिम स्कंद दिया है क्वेश्चन में, प्रारंभिक नहीं दिया है, तो फिर आप क्या करेंगे? अंतिम को ही औसत मान के चलेंगे, ठीक है? बेचे गए माल की लागत का फॉर्मूला, और बेचे गए माल की लागत का मतलब दोनों में इसको ये, हाँ समझ आया? प्लीज नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों क्या लिखा, देखिए निम्नलिखित जानकारी के अनुसार क्वेश्चन करेंगे अपन। निम्नलिखित जानकारी से स्टॉक आवर्त को
कि स्टॉक आवर्त को परिकलित कीजिए। परिकलित मतलब उसकी गणना करना है आप लोग को। तो क्वेश्चन मत पढ़ना, जो निकालने बोला पहले उसका फॉर्मूला लिख लो, ठीक है। तो बोलो स्टॉक आवर्त अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बोलो। हाँ, स्टॉक आवर्त अनुपात बराबर बोलिए क्या होगा, बेचे गए माल की लागत, बेचे गए माल की लागत बटे औसत स्कंद ना, बटे क्या लिखेंगे, औसत स्कंद लिख देंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो देखिए, तो पहले अपन क्या निकालना पसंद करोगे, औसत स्कंद निकालोगे कि बेचे गए माल की लागत? बेचे गए माल की औसत स्कंद निकालें। चलो, औसत स्कंद का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बोल दो। हाँ, प्रारंभिक स्कंद प्लस अंतिम स्कंद बटे 2। प्रारंभिक स्कंद प्लस अंतिम स्कंद बटे क्या लिखते हैं, 2। तो बोलो बच्चों, प्रारंभिक स्कंद क्वेश्चन में खोजो, दिया है क्या? हाँ सर 18,000 दिया है। अंतिम स्कंद दिया है क्या? हाँ सर दिया है 22,000। डिवाइड बाय कर दो 2, तो 22 और 18 को जोड़ोगे कितना आएगा, 40,000। 40,000 बटे 2 कितना आ गया, 20,000 आ गया अंतिम स्कंद 20,000, ठीक है। अब अपन बेचे गए माल की लागत निकालें। तो बेचे गए माल की लागत का मैंने 2 फॉर्मूला बताया है। एक मैंने बोला था कि आप क्या करिए, आप विक्रय में से आप लाभ घटा दीजिए तो बेचे गए माल की लागत आ जाएगी। दूसरा मैंने बोला था कि आप प्रारंभिक स्कंद प्लस क्रय प्लस अंतिम स्कंद को घटा दीजिए तो आ जाएगा। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को देख के आपको क्या लगता है, पहला वाला फॉर्मूला यूज करना चाहिए कि दूसरा वाला? जैसे क्रय दिया, मजदूरी, विक्रय, तो कौन सा फॉर्मूला सूटेबल रहेगा, दूसरा वाला। क्या, प्रारंभिक स्कंद प्लस क्रय प्लस प्रत्यक्ष व्यय। तो प्रत्यक्ष व्यय में क्या क्या था, मजदूरी, भाड़ा, आंतरिक भाड़ा, है ना, और माइनस क्या लिख लेंगे, अंतिम स्कंद लिख लेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो देखिए प्रारंभिक स्कंद कितना दिया बताइए, 18,000। क्रय कितना दिया देखिए, 14,000। प्रत्यक्ष व्यय कितना दिया, बोलिए 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 बोलिए, प्रत्यक्ष व्यय, प्रत्यक्ष व्यय, हाँ क्रय कितना दिया, 40,000 है क्या, 46,000, सॉरी 46,000 है। जबकि प्रत्यक्ष व्यय में देखो क्या क्या है, मजदूरी है 14,000 रुपए का, और मजदूरी 14,000 को, आंतरिक ढुलाई 4,000, यानी कुल मिला के 18,000। तो लिख देना यहाँ पे 18,000 और माइनस कर देना अंतिम स्कंद 22,000। चलो बच्चों जोड़ो जल्दी से, 18 18 36, 36 और 46 70, 82,000, 82,000 ये आ गया, और 22,000 घटा दो कितना आ जाएगा, 60,000। कितना आ जाएगा, 60,000। क्लियर है आप सभी को? तो आ गया 60,000। कोई परेशानी यहाँ तक आप लोगों को? दोनों आ गया? तो अपन लिख सकते हैं देन स्टॉक आवर्त अनुपात बराबर, स्टॉक आवर्त अनुपात बराबर, स्टॉक आवर्त अनुपात बराबर बेचे गए माल की लागत। बोलो कितना दिया है, कितना निकाले, बेचे गए माल की लागत 60,000 निकाले, बटे अंतिम स्कंद कितना, 20,000, है ना, 60 ही निकला था ना, ठीक है। तो अंतिम स्कंद कितना आ गया, 20,000 आ गया, सॉरी औसत स्कंद कितना, 20,000। जब इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा देख लो, ठीक है, कितना आ जाएगा देखिए, घटाइए, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 गुना बोलेंगे, 3.3 अनुपात 1 मत बोलना, 3 गुना बोलना। क्या बोलना, 3 गुना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जितना स्टॉक रहता है ना आपके व्यापार में, आपके व्यापार में जितना स्टॉक रहता है उसका आप 3 गुना माल हर साल खरीद कर बेच डालते हो। तो ये आपको प्लानिंग करने में आसानी होती है, आपको प्लानिंग करने में आसानी होती है कि हम साल भर में कितने रुपए का माल बेचना है, मतलब फ्यूचर में आपको खरीदना है ना, कितना यार अपन कितने रुपए का माल खरीदेंगे ताकि अपने पास इतना पैसा रहना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, जितना स्टॉक बचा है उसका 3 गुना कर दो, यानी समझ जाओगे आपकी साल भर में हम इतना माल, जितना माल स्टॉक हमारे पास पड़ा रहता है उसका 3 गुना माल क्या करते हैं, बेचते हैं, हम लोग खरीद कर बेचते हैं। समझ में आया? तो प्लानिंग करने में आसानी होती है। क्लियर है आप लोगों को? नोट करिए जल्दी से। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए और एक क्वेश्चन अवेलेबल है, ध्यान दीजिए आप सभी। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर स्टॉक के आवर्त को परिकलित कीजिए, यानी स्टॉक आवर्त अनुपात की क्या करनी, गणना करनी है। तो बताइए क्वेश्चन क्या लिखा है वो सब ठीक है, बाद में पहले स्टॉक आवर्त का फॉर्मूला बोलो, जल्दी से बोलो, फॉर्मूला क्या होता है, होता है। अब क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, विक्रय दिया है 4 लाख रुपए, औसत स्टॉक निकाल कर दे दिया तो निकालने की जरूरत नहीं है, और सकल हानि कितना दिया है, 10% दिया। सकल हानि कितना दिया है, 10% दिया है। तो बॉस क्या नहीं दिया है, अपने को चाहिए औसत स्कंद दिया है, बेचे गए माल की लागत नहीं दिया है। अब बेचे गए माल की लागत निकालनी, कैसे निकाल सकते, बेचे गए माल की लागत, दिमाग लगाइए, बेचे गए माल की लागत। तो पढ़ने जैसा कुछ नहीं, इसमें दिमाग लगाइए ना, फॉर्मूले जैसा कुछ नहीं है। देखिए आपके पास विक्रय और सकल हानि अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए विक्रय दिया और सकल हानि अनुपात दिया है, आपको लागत चाहिए। हानि कब होता है, जब अपन, जैसे मान लीजिए मैं बोलूँगा एक पेन आपने 10 रुपये का खरीदा और 8 रुपये में उसको बेचा, बताइए कितने का लाभ हुआ कि हानि हुआ, 2 रुपये का हानि हुआ। अब मैं बोलूँगा उसका लागत मूल्य बताओ, तो क्या करोगे, 8 में 2 को जोड़ दोगे,
यानी अगर विक्रय में अगर हानि को जोड़ दिया जाए तो क्या निकल आएगा? लागत नहीं निकल आएगा। अगर अपन विक्रय में से, जैसे देखो विक्रय में लाभ जब घटाते हैं, सकल लाभ घटाते हैं तो क्या आता है? बेचे गए माल की लागत आ जाता है। तो वही हानि को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। सकल हानि को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। सकल हानि जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा आंसर। तो विक्रय है आपका 4 लाख रुपए, ठीक है, जबकि सकल हानि के बारे में क्या बोला है? 10%। सवाल उठता है सर किसका 10%? लागत का 10% कि विक्रय का 10%? तो जब क्वेश्चन में कुछ ना बोले इस चैप्टर में तो आप किसको मानोगे 10%? विक्रय का 10% मानोगे। किसका मानोगे? विक्रय का मानोगे, ठीक है। तो विक्रय कितना दिया है? 4 लाख का 10% निकालना ब्रैकेट में कितना आएगा? 40,000। 4 लाख प्लस 40,000 कितना हुआ बोलो? 4,40,000। आया बात समझ में कि नहीं आया? तो अपन पुट कर सकते हैं देन स्टॉक आवर्त अनुपात बराबर क्या लिखेंगे? 4,40,000 लागत मूल्य बटे इसका औसत स्कंद 55,000 है ना। चलो सॉल्व कर दो। अब आता है ना सॉल्व करने। 3 0 कैंसिल, 440 बटे 55 हो जाएगा, ठीक है। देखो 440 बटे 55 थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं इसको। 11 पड़ जाएगा, 11 पंचे 55, 11 चौक 44, 11 चौक क्या हो जाएगा? 44, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, यानी 8 गुना कितना आ जाएगा? 8 गुना आ जाएगा। क्लियर आप सभी को? ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, अब आपके सामने एक क्वेश्चन अवेलेबल है। लिखा है एक व्यापारी औसतन 40,000 रुपए का स्टॉक रखता है। एक व्यापारी कितना स्टॉक रखता है अपने व्यापार में? औसतन 40,000 का स्टॉक रखता है और उसका स्टॉक आवर्त अनुपात 3 गुना है। तो मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो इस क्वेश्चन में क्या दिया आप देख लीजिए। पहले जो दिया है उसको लिख ले करो। इस क्वेश्चन में हमको औसत स्टॉक निकाल कर दे दिया है कितना? 40,000, ठीक है। साथ में हमको निकाल कर दे दिया है स्टॉक आवर्त अनुपात। स्टॉक आवर्त अनुपात जो है वो कहता है हम लोग को कितना रुपये? स्टॉक आवर्त अनुपात 3 गुना है, यानी कि इज इक्वल टू कितना है? 3 गुना है। यदि वह माल को, अब देखो क्या बोल रहा है, यदि वह माल को 20% लाभ पे बेचता है, यानी कि सकल लाभ का जो राशि है वो कितना है? 20% है। अभी किसका 20% है ऐसा तो नहीं बोला, तो आप किसका 20% मानोगे? विक्रय का 20% है। तो लाभ की राशि निकालिए। इस क्वेश्चन में आपको लाभ की राशि यानी सकल लाभ की राशि निकालने बोलता है। सर कैसे निकालेंगे? देखो सकल लाभ यानी हम लोग को सकल लाभ की राशि चाहिए। किसकी राशि चाहिए? सकल लाभ। कैसे निकालें? पहले जो निकाल पाना पॉसिबल है वो निकाल लो। जनरली स्टॉक आवर्त अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है? स्टॉक आवर्त अनुपात बराबर, देखिए स्टॉक आवर्त अनुपात बराबर फॉर्मूला होता है बेचे गए माल की लागत, बेचे गए माल की लागत बराबर, अभी थोड़ा एक 8 मिस हो गया होगा देख लेना, डिवाइड बाय औसत स्टॉक। होता है कि नहीं होता है? ठीक। अब देखिए गौर करिए, हमारे पास औसत स्टॉक तो अवेलेबल है, अनुपात भी अवेलेबल है, बेचे गए माल की लागत अवेलेबल नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, इसके हेल्प से हम लोग बेचे गए माल की लागत निकाल सकते हैं ना। तो अगर बेचे गए माल की लागत आ गई तो उसमें अगर अपन लाभ जोड़ दे तो क्या आ जाएगा? विक्रय नहीं आ जाएगा? बोलोगे सर लाभ तो है नहीं, वही तो फंडा है, बताते हैं ना अभी आपको। ठीक है, खैर जो निकल पा रहा हो तो निकाल लो। तो देखो स्टॉक का आवर्त अनुपात कितना है? 3 गुना। और बेचे गए माल की लागत सर नहीं पता, तो बेचे गए माल की लागत को एज इट इज लिख दो। बेचे गए माल की लागत नहीं पता सर, बटे औसत स्टॉक कितना है? 40,000। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 3 गुणित 40, तिरिया गुणा करोगे कितना हो जाएगा? 3 गुणित 40 हो जाएगा। तो बेचे गए माल की लागत आ जाएगी आप लोगों की, तो ये आ जाएगी बेचे गए माल की लागत। ठीक है, सॉल्व करिए कितना आ गया? 1 लाख 4 या 12, 1,20,000 आ गया। यानी बेचे गए माल की लागत, बेचे गए माल की लागत बराबर कितना आ गया? 1,20,000 रुपये आ गया कि नहीं आ गया? परंतु हमको बेचे गए माल की लागत निकालने नहीं बोला, हमको लाभ की राशि निकालने बोला। आप सब जानते हैं, कॉमन सेंस की बात है, अगर हम लोग देखिए होता क्या है, देखिए अगर हम लोग विक्रय निकालना है तो अगर हम लोग बेचे गए माल की लागत, मैं इसको लागत बोलूँगा चलेगा, सिर्फ लागत बोलूँ तो अगर अपन लागत बेचे गए माल की लागत में सकल लाभ को जोड़ दे, तो क्या आ जाएगा? विक्रय आ जाएगा। ठीक। अब आप बोलोगे सर यहाँ विक्रय तो हम लोग को दिया नहीं है। ठीक है, लागत तो दिया है ना, कितना दिया लागत? 1,20,000। जो लागत दिया वो कितना दिया है? 1,20,000 है ना, ये दिया ना लागत, 1,20,000 दिया है। परंतु विक्रय हमको क्या किया? नहीं दिया है। और लाभ के बारे में क्या बोला है? 20%। सवाल उठता सर किसका 20%? किसका? विक्रय का 20%। तो क्या विक्रय है? तो विक्रय को आप x मान लेना। क्या मान लेना? x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सकल लाभ x का कितना परसेंट? 20%। नहीं समझे? कर सकते हैं? देखो इक्वेशन सेट हुआ। इक्वेशन सेट करना कोई फॉर्मूला से नहीं बनता, दिमाग से बनता है, दिमाग लगाना है। ठीक है, क्या किया?
विक्रय में लागत प्लस लाभ जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, विक्रय आ जाएगा। विक्रय नहीं पता है x, 1,20,000 प्लस x का कितना परसेंट, 20%। सॉल्व कर सकते हैं, तो देखिए सॉल्व करिए, x है इज इक्वल टू 1,20,000 प्लस 20x बटे क्या हो जाएगा 100। अब ये वाला आइटम उठा के इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, x माइनस 20 बटे x, 20x बटे 100 आ जाएगा, बट इज इक्वल टू 1,20,000। सॉल्व करिए, एलसीएम निकालोगे 100 आएगा, 100 एकम 100x, 100x माइनस 20x, ठीक है। सॉल्व करोगे 1 लाख कितना आ गया, 20,000 आ गया, ठीक है। सॉल्व करिए इसको आगे, और देखिए 100 में से 20x जाएगा, कितना बचेगा 80x, ये आ गया 80x बटे 100 इज इक्वल टू 1,20,000, ठीक है। सॉल्व करना, x इज इक्वल टू 1,20,000 इंटू 100 डिवाइड बाई कितना 80। चलिए सॉल्व करिए, कितना आ रहा देखिए, 20 एकम 20, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 30,000। कितना आ गया बॉस, 4 तिया 12, 15 तिया 5 तिया 15, 1.5 लाख रुपए। कितना आ गया, यानी विक्रय की राशि आ गई आपकी कितनी, 1.5 लाख रुपए आ गई विक्रय की राशि। परंतु हमको क्या बोला था, लाभ निकालने के लिए, तो लाभ कितना निकालना है, तो कॉमन सी बात है, लाभ बोला था 20%, तो किसका 20%, विक्रय का, तो सीधा विक्रय का निकाल दो। देन सकल लाभ बराबर विक्रय कितने रुपए का है, 1.5 लाख का है, तो 1.5 लाख का 20% निकाल दो, कितना आ जाएगा 30,000 रुपये। कितना आ जाएगा, बात बन जाएगी, नहीं समझे, आ गया कोई दिक्कत। तो ऐसे निकालना है स्टॉक आवर्त अनुपात। तो आज हमारा स्टॉक आवर्त अनुपात खत्म हुआ। बाकी के जो आवर्त अनुपात है 5-6 आवर्त अनुपात है, जैसे यहाँ देनदार है, लेनदार है, स्टॉक कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात है, संपत्ति आवर्त अनुपात है, जो कि हम लोग कल के क्लास में देखेंगे, ठीक है। थोड़ा बड़ा टॉपिक है, कल देखेंगे। तो अभी आपका काम क्या है, स्टॉक आवर्त से अनुपात से संबंधित जो भी क्वेश्चंस होंगे या एग्जाम्पल्स होंगे आपकी बुक में, उसको आपको बनाना है, बन जाएगा। चलिए धन्यवाद।